हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए तो सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेरो इज नॉट फटल एंड इट इज द कर्स टू द कंटिन्यू दैट काउंट। मतलब हारना या जीतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप उस चीज को कितना बनाए रखते हो। ओके, तो चलो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ ऐसी सर्विसेज या कुछ ऐसी फैसिलिटीज हमारी जो इकोनॉमी के अंदर दूसरी सर्विसेज के लिए क्या है, जरूरी है। जैसे कि लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक, वो क्या, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों चाहिए? ताकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आप जा सको, अपने रॉ मटेरियल लाया जा सके, ठीक है, या फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो देख लो आप कि ये एक ऐसी सर्विस है जो दूसरी सर्विस को करने के लिए क्या चाहिए, हेल्पफुल है या जरूरी है। बस ऐसी ही एक्टिविटीज या ऐसी ही सर्विसेज या ऐसी फैसिलिटीज को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो मीनिंग के बेस पे अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि टू ऑल द सच एक्टिविटीज एंड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज which are needed to provide the different kinds of the services in the economy। ओके, वो सारी फैसिलिटीज, वो सर्विसेज, वो एक्टिविटीज जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज के लिए क्या जरूरी है इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि लाइक इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लाइक जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके अंदर आपकी रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं। ठीक, वैसे ही एजुकेशनल सिस्टम होता है आपका। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या आएगा आपका, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, ये सारे आपके। देन हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए आपके, वो सारे इसके अंदर आएंगे। सैनिटरी सिस्टम में लाइक आपकी साफ सफाई के लिए जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे लाइक एमसीडी वगैरह भी होते हैं आजकल, तो वो सैनिटरी सिस्टम में आते हैं। मॉनेटरी सिस्टम में जैसे कि लाइक आपके बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह और भी बहुत है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये कुछ सिस्टम है, इन सिस्टम को ही हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इन सिस्टम के बेस पर हमने क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल। ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल में हमने इसको डिवाइड करा। इकोनॉमिक में कौन कौन से आते हैं, पहला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है क्योंकि इकोनॉमी में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा मॉनेटरी सिस्टम। देन आपके ये दो सिस्टम ऐसे हैं जो आपके इकोनॉमिक में आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोशल में, तो एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और आपका सैनिटरी सिस्टम, ये किसमें आता है, सामाजिक मीन सोशल में आते हैं। क्लियर, समझ में आया? लेकिन अब ये सब चीजें हम जो कर रहे हैं, इतने सारे हमने सिस्टम बनाए, क्यों बनाए, क्या जरूरी है हमें, है ना? तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में अच्छे से काम होए उस चीज को फैसिलिटेट करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आपको पता है हमारे देश का एग्रीकल्चर जो है पूरी तरह से इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है, और इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी हमें क्या चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी तो लाना ले जाना किया जाएगा ना कहीं से, इसलिए भी। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आपको डायरेक्टली बता देता हूं मैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्ट होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। जैसे कि देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अगर इरिगेशन सिस्टम डेवलप होता है तो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है। वही ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या चाहिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए फिर जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी को कौन लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा। क्लियर, तो उसी चीज के लिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली क्या होता है, कंट्रोल होता है इससे। उसके बाद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिंपल चीज है, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, सब चीजों की सुविधाएं होंगी तो उनकी क्वालिटी तो खुद ही बढ़ जाएगी लाइफ की। ठीक है, तो वो चीज। उसके बाद प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, कहीं कुछ कुछ बन रहा है, तो उससे क्या मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, अब यहाँ पे क्या होता है, जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो लोग बाग पढ़ेंगे, ठीक है, आईटी सेक्टर बढ़ेगा, आईटी सेक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा बीपीओ, केपीओ के कॉल सेंटर्स की ज्यादा मांग होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2000 years later। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एनर्जी सिस्टम। तो एनर्जी सिस्टम क्या हमारे इंडिया का, वो देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे दो टाइप्स की एनर्जी होती है, कमर्शियल, दूसरी नॉन कमर्शियल। देखो कमर्शियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, एक प्राइस पे करना पड़ता है कमर्शियल एनर्जी के लिए, पर
वही नॉन कमर्शियल एनर्जी जो होती है हमारी, उसके लिए हमें कोई भी पे नहीं करना पड़ता, मतलब कुछ भी प्राइस नहीं देना पड़ता उसके लिए। ओके, जैसे कि लाइक कमर्शियल में मैं बात करूं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो एक वो कमर्शियल हुई। बट वही नॉन कमर्शियल लाइक जैसे कि फायरवुड, जंगल से लकड़ी लिया है हम, उसको जला लिया हमने, क्या उसके लिए हमने पे करा? नहीं करा। तो कमर्शियल में हम एक प्राइस पे करेंगे, पर नॉन कमर्शियल में हम कोई भी प्राइस पे नहीं करते। ओके, वही अगर मैं सोर्सेज की बात करूं एनर्जी की, तो वो दो होती है, कन्वेंशनल, दूसरी नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज देखो, ये हम काफी लंबे समय से क्या करते आ रहे हैं, यूज करते हुए आ रहे हैं, और साथ में हमने इनको क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। क्लियर? जैसे कि लाइक एग्जांपल में अगर मैं बताऊं आपको, कोल और ऑयल, ये आपकी कन्वेंशनल सोर्स होती है। तो ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, इनके अंदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों ही सोर्सेज क्या हो जाते हैं, इंक्लूड, या दोनों ही टाइप्स जो एनर्जी के वो इंक्लूड हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन रिन्यूएबल्स है, ये नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि एक बार इनका यूज करने के बाद ये बहुत बहुत लाखों लाखों सालों में जाके क्या होता है, तैयार होते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम आपका। उसके बाद एग्जाम्पल में कोल और पेट्रोलियम, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन कन्वेंशनल की, तो इनटू यूज ओनली रिसेंटली, मतलब अभी अभी जस्ट हमने कुछ ही सालों से इनका यूज करना स्टार्ट किया है, ठीक है, ड्यू टू, या आप मान सकते हो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी नॉन कन्वेंशनल सोर्स को यूज करने की, इसलिए अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो अब हमने क्या करा है, शुरू किया है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी की कमी है जिससे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, सारे सोर्सेज के हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये रिन्यूएबल होती है, आप इनको जितना मर्जी यूज करो, ठीक है, ये बार बार बनती रहेंगी, ये खत्म नहीं होती। जिसमें एनर्जी जैसे लाइक सोलर एनर्जी, आप सूरज की रोशनी का जितना मर्जी प्रयोग करना चाहो करो, क्या फर्क पड़ता है, कम थोड़ी ना हो जाएगी वो। या विंड एनर्जी, ठीक, ये सारे के सारे कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब बात हम वही करते हैं कि हमारी पावर, अब पावर क्या होती है, मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ही हम पावर के टर्म में जानते हैं। अब पावर कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की पावर होती है। फर्स्ट थर्मल, ठीक है, या थर्मल, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या फिर न्यूक्लियर एटॉमिक। अब देखो थर्मल कौन सी होती है, थर्मल वो एनर्जी होती है हमारी, वो पावर होती है जो हम कोल ऑयल, ठीक है, से प्रोड्यूस करते हैं, कोयल की मदद से या फिर ऑयल की मदद से जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसको थर्मल कहते हैं। वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक की मैं अगर बात करूं, जब हम पानी की मदद से, क्लियर, पानी मींस वाटर की मदद से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। वहीं अगर मैं न्यूक्लियर और एटॉमिक की बात करूं, तो ये हमारी वो एनर्जी होती है जो हम कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूरेनियम। क्लियर? सिंपल। भाई अगर हम बात करें तो इस पावर के सामने, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक, पावर को भी हम सही से यूज नहीं कर पा रहे, बहुत चैलेंजेस है इसके सामने। सबसे पहला चैलेंज, इनएडिक्यूट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब अभी हमारे पास इतने प्लांट्स नहीं है कि हम सही से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, जनरेट कर सके। क्लियर? दूसरा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब जो हमने प्लांट लगा दे रखे हैं उन प्लांटों को भी हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, जितनी एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये कैपेसिटी में स्टोर होनी चाहिए, नहीं की जा रही, अंडर यूटिलाइज्ड है। उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है उसकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, लाइक कैसे कि कहीं कहीं पे या तो प्राइस बहुत ज्यादा कर रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, या कहीं पे बहुत कम कर रखे हैं, जिस वजह से हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन है वो हमेशा लॉस में चला जाता है। 500 बिलियन कुछ लॉस में हमारा अभी तक जा चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी, देख लो, सिर्फ इस बोर्ड के कारण, इसकी पुअर परफॉर्मेंस के कारण। ओके, एंड शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स, हमारे पास इनपुट्स तो है पर ज्यादा नहीं है, बहुत कम इनपुट्स है, जिस वजह से हम सही से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी नहीं कर पा रहे। उसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर, और हमारे अभी जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का और हमारे इंटरनेशनल या फॉरेन एंटरप्रेन्योर का, अभी वो ज्यादा प्ले नहीं कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, ठीक है, अपना रोल नहीं ले रहे, मतलब अपने शेयर्स या मान लो अपने आप को उसमें नहीं लगा रहे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, जनरेट करें। पर अब इस चीज के तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, तेजी से, जैसे कि दिल्ली में मैं आपको बता देता हूँ टाटा की, ठीक है, एनडीपीएल वगैरह हो गए जो आपका, ये इस तरीके से। एंड लैक ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक का कॉर्पोरेशन भी अच्छे से नहीं मिलता, जैसे पब्लिक मतलब हम लोगों की बात हो रही है, कैसे नहीं मिलता मैं आपको बताता हूँ। आपको पता बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं या ऐसी जगह है हमारी कंट्री में जहां पे लोग बाग बिजली की चोरी करते हैं, मीटर नहीं लगवा रहे, चोरी कर रहे हैं बिजली की। अब
चोरी करोगे, आप बीच में से तार पे तार डाल दोगे और वहां से बिजली को ले लोगे, आप पावर का यूज कर लोगे, तो एक बार बताओ वहां से तो कहीं ना कहीं लॉस हो ही रहा है ना एनर्जी का, क्योंकि उस चीज को जनरेट करने के लिए एक यूज आपने कर लिया पर उसका प्राइस नहीं पे करा आपने, तो प्राइस पे नहीं हुआ तो वहां पे जनरेट कैसे हो गया आगे, क्योंकि उसके लिए पैसा लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से पब्लिक जॉब पूरी तरह से कॉर्पोरेशन नहीं करती, तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस भी है हमारे, ठीक है, पावर के लिए। क्लियर? तो ये सारा टॉपिक हमने अभी कवर जो करा है, फटाफट से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हमें हेल्थ सिस्टम का, ओके। Oh, brother, this guy stinks! तो बेटा जी अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो देखो हेल्थ सिस्टम में क्या होता है, एक स्टेट है अ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा स्टेट जहां पे फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग हो आप, ठीक, लेकिन ऐसा मत सोचना कि वहां पे कोई डिजीज नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारियां तो देखो कहीं ना कुछ बीमारी होगी, नॉर्मल है, बुखार तो आता ही है सबको, तो इसलिए वो भी एक डिजीज ही है। तो इस तरीके से, ठीक, लेकिन हेल्थ सिस्टम वही कहलाएगा जहां पर आप फिजिकली मेंटली, ठीक है, और सोशली आप वेलबींग हो, लेकिन डिजीज है पर बहुत कम है, ये मान सकते हो आप। तो इसी हेल्थ सिस्टम के लिए क्या करा गया है, इंडिया के अंदर 3 टायर सिस्टम बनाया गया है। पहला टायर सिस्टम में प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम, ये 3 सिस्टम है। प्राइमरी में क्या होता है कि इसमें गांव-गांव या टाउन वगैरह जो होते हैं वहां पर छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह करे जाते हैं, या मान लो वहां के लोगों को समझाया जाता है, ठीक है, एजुकेटेड किया जाता है किसके बारे में, डिजीज के बारे में, बीमारियों के बारे में, कि किस तरीके से वो रह सकते हैं, साफ सफाई रखने के बारे में, ये सब इसके अंदर आता है प्राइमरी में, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में आता है, मतलब ईसीजी आपने सुना भी होगा, हॉस्पिटल में कई बार कहते हैं, तो वो सेकेंडरी उसमें आता है। देन थर्ड या टर्सरी टायर के अंदर हमारा आता है जो एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये 3 टायर सिस्टम हमारा बनाया गया है इंडिया के अंदर। फिर वहीं इंडिया के अंदर ISM मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी लाया गया है। इसके अंदर नेमली आयुष, इसे हम आयुष के नाम से भी जानते हैं, और आयुष के अंदर 6 सिस्टमों को इंक्लूड किया गया है। तो आयुष मतलब ए मतलब आयुर्वेदा, ओके, वाई मतलब योगा, यू मतलब यूनानी, एंड एस मतलब सीधा, एच मतलब नेचुरल पैथी एंड होम्योपैथी। तो ये हमारे टोटल 6 सिस्टम आते हैं आयुष के अंदर। क्लियर? याद रखना, इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है। वहीं अगर हम बात करें अब इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो आप देखो कितना बुरा हालात है हमारे इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अगर कंपेयर करा जाए एज ए इंडिकेटर। यहां आप देख रहे हो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर इज जस्ट 4.8 ऑफ टोटल जीडीपी। बस जीडीपी का सिर्फ 4.8% ही हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। चाहिए कितना ज्यादा, पॉपुलेशन आपको पता है हमारे देश की 2nd नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और खर्चा कितना हो रहा है हेल्थ पॉपुलेशन मतलब हेल्थ सिस्टम पे, सिर्फ 4.8, बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद 20% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज, जीबीडी, टोटल 70% पॉपुलेशन भारत में रहती है पूरे वर्ल्ड की। क्लियर? और 20% डिजीज का जो शिकार है, जो बर्डन उठा रहा है, वो हमारा इंडिया अकेला उठा रहा है। बताओ, 17% तो हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और 20% हम बीमारियों का वो उठा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, हेल्थ स्ट्रक्चर की वजह से तो ये है ना हमारा ऐसा, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का खराब है इस वजह से। तो ये चीज, और इसका मतलब देखो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का क्या होता है, ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है जो या क्या कहते हो आप, मेजर करता है, ठीक है, प्रीमेच्योरली कितने लोग मर गए, मतलब मैच्योर होने से पहले ही कितने लोग मर गए, जो कॉमन डिजीज होती है हमारी, जैसे मलेरिया वगैरह, इन सबको चेक करता है, ठीक है। देन फिर 5 लाख चिल्ड्रन डाई ऑफ द वाटर बोर्न डिजीज। बताओ, हर साल 5 लाख बच्चे तो सिर्फ पानी से होने वाली बीमारियों के कारण ही मर जाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक, किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के लिए है, या खराब होने की वजह से, ठीक है। फिर 2.2 मिलियन चिल्ड्रन डाई, करीब 22 लाख बच्चे, ठीक है, हर साल मर जाते हैं माल न्यूट्रिशन के कारण, या इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन, या तो उनको सही से वैक्सीन नहीं मिलती, जो वैक्सीन उनको चाहिए, बच्चों को बचपन में लगते हैं ना कुछ वैक्सीन, टीके लगते हैं वो, और खाना ना मिलने की वजह से सही, उस वजह से बताओ 22 लाख बच्चे हमारे देश में हर साल मर जाते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे देश का हेल्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, देख लीजिए, और इंडिकेटर के रूप में कितना बुरा है। क्लियर?
तो यही चीज। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिफिशियंसी क्यों है ऐसा, ये क्या रीजन है इसके ऐसे होने के, वो रीजन देखो। सबसे पहले क्या, इनएडिक्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं है हमारे देश में अच्छे से। अगर आज आप कंट्री साइड चले जाओ तो आज भी वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पे लोग ऐसे मर जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते हैं, बुखारों में मर जाते हैं, बताओ बंदे, ठीक। कम्युनिकेबल डिजीज, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो कम्युनिकेबल है, उनको रोकना चाहिए ना, ठीक है, मतलब फैल जाते हैं, जो एक को होती है तो दूसरे को भी लग जाती है, लाइक ऐसे। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, हमारे देश में साफ सफाई नहीं है अभी भी, इतनी बेकार फैसिलिटीज है आज भी। आज भी आप रोडों पे देख लो जाके कितना गंदगी पड़ी रहती है, सरकार कहती रहती है बस हम साफ करेंगे, हमें जिताओ हमें जिताओ, कुछ नहीं करते, आप देख सकते हो जाके भी। एंड लैक ऑफ मैन पावर, ठीक है, यहाँ पे लोगों की कमी है बहुत ज्यादा, लोगों की कमी मतलब उन लोगों की कमी है यहाँ पे, ठीक है, जो ये सब काम कर सके, ठीक है, मतलब एक तरीके से काम करने वाले बंदों की कमी। वैसे तो बहुत लोग हैं हमारे देश में भरपूर मात्रा में, ठीक, पर काम करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता ढंग से, समझ लो, मतलब जितनी उसकी डाइट है उसका पूरा मतलब पूरी डाइट नहीं मिलती उसको, उससे भी बहुत कम मिलता है। जैसे मान लो किसी की 3 रोटी खाने की डाइट है एक टाइम पर, उसे 1 ही रोटी मिल रही है। कंट्री साइड में ऐसा है, ठीक है, अर्बन एरियाज की मैं इतनी बात नहीं कर रहा, जितनी मैं रूरल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रूरल्स में ज्यादा है ये सब चीजें। फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर का रोल अभी भी बहुत ज्यादा कम है, और उसका जो रोल है तो वो इतना एक्सपेंसिव है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, तो इस तरीके से रोल है। तो ये हमारे देश का हेल्थ सिस्टम है, क्लियर, और हेल्थ सिस्टम बोल लो चाहे फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है पूरा आपका, ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया इसको मैंने, बस इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक, और कोई अगर डाउट निकले तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना, और उसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हो फिर, ठीक, गॉड्स प्लान बेटर देन आवर प्लान, ठीक है। तो भगवान के प्लान पे ध्यान रखो, मैं रोज यही कह रहा हूँ आपको, ठीक है, बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो मेन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।